दोस्तों स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हम दिल्ली पुलिस AWTPO के लिए साइंस कर रहे हैं। 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल केमिकल चेंज HCl H2SO4 की। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमने आपके लिए AWTPO साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पर जाकर आप पहले वाले 2 पार्ट्स देख सकते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फाइबर ऑप्टिक्स का। ठीक है, वैसे तो आपका ये इंजीनियरिंग का टॉपिक है, लेकिन ये आपका मेंशन है सिलेबस के अंदर। ठीक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें यहाँ पर ओनली बेसिक थ्योरी इसकी करनी है, बेसिक टर्म्स ही हम इसकी करने वाले हैं, डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन हम इसका केवल बेसिक यहाँ पर करने वाले हैं, जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस HCM या AWTPO के पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके पास 2 से ढाई महीने का टाइम अब बचा हुआ है। ठीक है, तो फटाफट से आपको रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। 50+ बाइलैंग्वेज टेस्ट, दोनों टेस्ट सीरीज के अंदर आपको एग्जाम तक यहाँ पर करवा कर भेजेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, क्योंकि बाद में आपको दोस्तों इसका रिवीजन भी करना है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी ढील आपको नहीं बरतनी है। आज ही आपको रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन मॉक टेस्ट सीरीज को परचेज कर लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपके लिए रहने वाले हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस HC AWTPO या HC मिनिस्ट्रियल का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि केवल दिल्ली पुलिस का है, तो आप सर्च कर सकते हैं @DPHC 2022 और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ये होता है आपका इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस के अंदर ट्रांसफर करना विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, और इनके अंदर आपकी इंफ्रारेड लाइट की पल्सेस यूज में लाई जाती हैं। तो इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस के अंदर ट्रांसफर करना विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, और इनके अंदर आपकी इंफ्रारेड लाइट की पल्सेस यूज में लाई जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन। अब आपको पता होना चाहिए ऑप्टिक फाइबर क्या होता है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका ऑप्टिक फाइबर। ये ढका होता है आपका कोर के द्वारा, या जो नीला नीला दिख रहा है ये होती है आपकी कोर। इसके ऊपर होती है आपकी क्लैडिंग, क्लैडिंग के ऊपर होता है आपका बफर, बफर के ऊपर होता है जैकेट। ठीक है, तो ये सारी डिटेल के अंदर हम आगे इसके पार्ट्स के अंदर यहाँ पर देखने वाले हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पर क्या होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर इज अ टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद द डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग लाइट पल्सेस traveling along with a long fiber which is usually made of plastic or glass। ये आपकी एक ऐसी डाटा ट्रांसमिशन की टेक्नोलॉजी है जिनके अंदर लाइट पल्सेस को ट्रैवल किया जाता है एक लॉन्ग फाइबर के साथ, और जो कि बना होता है आपका प्लास्टिक का या ग्लास का। ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो आपका ऑप्टिक फाइबर होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो ये बना होता है आपका प्लास्टिक का या ग्लास का। आपको एक ही ऑप्शन में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको सिलिका भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है ये प्लास्टिक का या ग्लास का यहाँ पर बना होता है, बिल्कुल हेयर लाइक। हेयर जो आपका बाल होता है उसके साइज का ये होता है, वो बिल्कुल छोटा होता है। नेक्स्ट आपका द फाइबर ऑप्टिकल केबल यूजेस द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फाइबर ऑप्टिकल केबल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग का उपयोग करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यहाँ पर यूज किया जाता है जब आपकी लाइट बीम, ठीक है, सेम मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे भी आने वाला है, वहां पर इसको हम डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, यहां पर आपको केवल बेसिक देख लेना है कि जो आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एप्लीकेशन पर यहां पर काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द फाइबर्स आर डिजाइंड such that they facilitate the propagation of light along with the optical fiber depending on the requirement of power या distance of transmission। जो फाइबर्स होते हैं आपको उनको इस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ पावर, या जितना भी उनका डिस्टेंस होता है ट्रांसमिशन का, उनके अनुसार उनको यहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है कि वो आसानी से ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से लाइट को प्रोपोगेट कर पाएँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आता है आपका फाइबर ऑप्टिक रिले सिस्टम। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है कि कैसे यहाँ पर लाइट
इनपुट से लेके आउटपुट तक यहाँ पर पहुँचती है। तो इसके अंदर आपके 4 स्टेजेस आते हैं। पहला होता है आपका ट्रांसमीटर, फिर आता है आपका ऑप्टिकल फाइबर, फिर आता है आपका ऑप्टिकल रिसीवर और ये फिर आता है आपका ऑप्टिकल रीजनरेटर। आपसे पूछे जा सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिक रिले सिस्टम के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये आपके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है आपका ट्रांसमीटर, फिर आता है आपका ऑप्टिकल फाइबर, फिर आता है आपका ऑप्टिकल रिसीवर और फिर आता है आपका ऑप्टिकल रीजनरेटर। ट्रांसमीटर के अंदर लाइट सिग्नल प्रोड्यूस होता है और फिर वो एनकोड करने के बाद उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ठीक है, ट्रांसमीटर के अंदर आपके जनरली यूज में लाए जाते हैं एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड या आपकी लेजर डायोड। ठीक है, ये दोनों आपके लाइट ट्रांसमीटर्स के अंदर यूज में लाए जाते हैं। फिर आपका जो लाइट सिग्नल है वो कहाँ से ट्रांसमिट होता है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से ट्रांसमिट होने के बाद वो ऑप्टिकल रिसीवर तक यहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल रिसीवर लाइट सिग्नल को रिसीव करता है और उसे डिकोड करके यूजेबल सिग्नल के अंदर यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है। सबसे पहले ऑप्टिकल रिसीवर सिग्नल को रिसीव करता है, उसको डिकोड करके यूजेबल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और इसके बाद आता है आपका ऑप्टिकल रीजनरेटर। ऑप्टिकल रीजनरेटर का यूज आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के अंदर किया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के अंदर जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है। तो सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर ऑप्टिकल रीजनरेटर का यूज करते हैं और इसके बाद यहाँ पर जो आपका लाइट सिग्नल होता है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हमने इनपुट भी लाइट ही दिया था और आपका जो आउटपुट रहेगा यहाँ पर वो लाइट सिग्नल ही आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो आपके फाइबर ऑप्टिक रिले सिस्टम के अंदर आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। फाइबर ऑप्टिक रिले सिस्टम निम्नलिखित घटकों से बना होता है। कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं इसको। ट्रांसमीटर, तो यहाँ पर क्या होता है लाइट सिग्नल्स आर प्रोड्यूस, यहाँ पर आपकी लाइट सिग्नल प्रोड्यूस होती हैं और फिर उनको एनकोड करके ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो ये काम होता है आपका ट्रांसमीटर का। और जो आपके ऑप्टिकल ट्रांसमीटर यहाँ पर यूज किए जाते हैं वो जनरली होती हैं आपके सेमीकंडक्टर डिवाइस, जैसे आपकी लाइट एमिटिंग डायोड्स हो गए, एलईडीज। एलईडी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, लाइट एमिटिंग डायोड या लेजर डायोड। इनका यूज आपका ट्रांसमीटर के अंदर किया जाता है। फिर आते हैं आपके ऑप्टिकल फाइबर। लाइट पल्सेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू दिस, जो आपके लाइट पल्सेस होते हैं, जो आपके संकेत होते हैं, इनको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि प्रेषित किया जाता है। इसके बाद आते हैं आपके ऑप्टिकल रिसीवर। ऑप्टिकल रिसीवर का क्या काम होता है, द रिसीवर रिसीव्स द ट्रांसमिटेड लाइट पल्सेस एंड डिकोड्स देम इनटू यूजेबल सिग्नल्स। रिसीवर जो होता है ये ट्रांसमिटेड लाइट पल्सेस जो आपके सिग्नल्स आते हैं आगे से उनको रिसीव करता है, उनको डिकोड करके उनको यूजेबल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर आता है आपका ऑप्टिकल रीजनरेटर। ऑप्टिकल रीजनरेटर का यूज़ आपका लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन के अंदर किया जाता है, क्योंकि कई बार लॉन्ग डेटा ट्रांसमिशन के अंदर सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है। जब हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे रिपीटर। ठीक है, तो रिपीटर का यूज़ जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आता है, ये हो गया आपका ऑप्टिकल रीजनरेटर। नेक्स्ट आता है आपका, अब आते हैं आपके एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के क्या क्या लाभ होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर जो इसका एडवांटेज है वो कम सिग्नल गिरावट, यानी कि लेस सिग्नल डिग्रेडेशन। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो सिग्नल होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर डिग्रेडेशन, यानी कि उसके अंदर गिरावट आती है। सेकेंड होता है आपका थिन एंड नॉन फ्लेबल, यह पतला होता है और गैर ज्वलनशील होता है। पतला जितना आपका बाल होता है वैसा का वैसा आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है। थर्ड पॉइंट है आपका इकोनॉमिकल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, किफ़ायती और लागत प्रभावी। दोस्तों इसको इतनी ज़्यादा बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और आपका इकोनॉमिकल होता है। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आपका दे ही रखा है लेस पावर कंजप्शन, और लेस पावर कंजप्शन होने के कारण काफ़ी इकोनॉमिकल और कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट इसकी एडवांटेज है इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग नॉइस। ये जो होते हैं आपके ऑप्टिकल फाइबर ये इफेक्ट नहीं होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से इफेक्ट नहीं होते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम नॉइस निकलती है।
नेक्स्ट पॉइंट आपका, द ऑप्टिकल फाइबर हैव ए कंपैरेटिवली लो साइज विच मेक्स इट मोर कन्वीनियंट। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है इसका जो आकार होता है काफ़ी छोटा होता है, जो इसको काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट यानी कि सुविधाजनक बनाता है। और इसकी जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ इसकी हायर होने के कारण इसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। कितनी होती है? ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा मोर देन 100 गीगाहर्ट्ज। जब आप MCQ लगाओगे एप्लीकेशन के ऊपर तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ऑप्टिकल फाइबर की जो बैंडविड्थ होती है कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 100 गीगाहर्ट्ज। तो ये आपको याद रखनी है। उच्च बैंडविड्थ का अर्थ आपका है तेज गति, और ये होती है 100 गीगाहर्ट्ज से अधिक। तो ये सारी आपकी एडवांटेजेस यहाँ पर रहेंगी। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है आपकी ऑप्टिकल फाइबर की, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर के क्या क्या नुकसान यहाँ पर रहेंगे। फर्स्ट नुकसान जो यहाँ पर है, द इंस्टॉलेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज वेरी एक्सपेंसिव, स्पेशल टेस्ट इक्विपमेंट इज नीडेड टू इंस्टॉल द ऑप्टिकल फाइबर। जब ऑप्टिकल केबल्स यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स को यहाँ पर लगाया जाता है तो लगाने के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस या काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि स्पेशल टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं। तो स्पेशल टेस्ट अगर हम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा यहाँ पर आएगा ऑप्टिकल फाइबर्स को लगाने के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पर रहते हैं, इसीलिए इसका एक ये नुकसान है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑप्टिकल फाइबर केबल आर मोर डेलिकेट एज कंपेयर टू कॉपर फाइबर। तांबे की तारों की तुलना में जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती हैं वो काफ़ी अधिक नाजुक होती हैं, आपसे भी पता है बाल जैसी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती हैं एज कंपेरिजन टू कॉपर वायर्स। नेक्स्ट, द ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू मर्ज इनटू ईच अदर एंड देयर माइट बी ए लॉस ऑफ लाइट बीम विद इन द केबल व्हाइल स्कैटरिंग। जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं आपकी, उनको आपस में मर्ज करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अब जब मर्जिंग अगर होगी तो क्या होता है आपका, ऐसा होने से लाइट बीम का यहाँ पर लॉस होता है किसके अंदर, केबल के अंदर। जब वो स्कैटर करेंगी तो जो लाइट बीम होती है उसके अंदर यहाँ पर लॉस होने की पूरी गुंजाइश रहती है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो हैं उनको मर्ज करना यानी कि आपस में उनको मिलाना बिल्कुल ही यहाँ पर कठिन है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल मीडिया communication requires two wires because it is unidirectional in nature। ऑप्टिकल मीडिया संचार जो होता है इसके अंदर दो तारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह प्रकृति में यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में जो आपका लाइट सिग्नल है वो ट्रैवल यहाँ पर करता है। बाई डायरेक्शनल दोनों डायरेक्शन के अंदर, और यूनिडायरेक्शनल के अंदर एक ही डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर जो आपका लाइट सिग्नल है वो मूव करता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्टिकल मीडिया कम्युनिकेशन किस टाइप का आपका कम्युनिकेशन है, तो आंसर में आपको देना है यूनी डायरेक्शनल। नेक्स्ट है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर कॉम्पैक्ट एंड वेरी हाईली वल्नरेबल वाइल फिटिंग। जो आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं वो काफ़ी घनी होती हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट होती हैं, जिसके कारण फिटिंग करने के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इसके सारे डिसएडवांटेज यहाँ पर रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जनरेशन के बारे में भी देखना है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की जनरेशन एक एक करके यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर 5 की 5 जनरेशन आपकी आती हैं, वैसे ही आपकी ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन की यहाँ पर 5 जनरेशन है, ठीक है। कौन कौन सी जनरेशन है वो देख लेते हैं फटाफट से। हम ओनली जनरेशन देखेंगे, यूज देखेंगे और थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके सामने हैं। वैसे तो इनके अंदर इनकी वेवलेंथ भी आपको याद करनी पड़ती है जो आप इंजीनियरिंग करते हो, ठीक है। रिपीटर कितनी डिस्टेंस पर इसके अंदर लगाए जाते हैं वो भी आपको देखने पड़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल इसके यूज देखने वाले हैं, कौन सी जनरेशन के अंदर किसका यूज हुआ था। जैसे हमने कंप्यूटर के अंदर देखा था फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था, सेकंड के अंदर क्या हुआ, तो वही यहाँ पर बेसिक्स है यहाँ पर देखने वाले हैं। फर्स्ट जनरेशन जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की थी उसके अंदर ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का यूज किया गया था। आगे हम देखेंगे ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपका फर्स्ट जनरेशन के अंदर ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर्स यूज किए गए थे। सेमीकंडक्टर के रूप में यहाँ पर गैलियम आर्सेनाइड का यूज किया गया था, ठीक है। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर और सेमीकंडक्टर के रूप में यहाँ पर गैलियम आर्सेनाइड का यूज किया गया था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर याद रहता है। सेकंड जनरेशन जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन था उसके अंदर आपके सिंगल मोड फाइबर्स का यहाँ पर यूज किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका सेमीकंडक्टर था वो था गैलियम आर्सेनाइड
फॉस्फोरस, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस का यूज आपका सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर किया गया था। थर्ड जनरेशन के अंदर आपके सिंगल मोड लेजर्स थे। फोर्थ जनरेशन के अंदर आपके ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स थे। फिफ्थ जनरेशन आपका वर्क कर रहा था किस पर, रमन एम्पलीफिकेशन पर। ये आप याद रखना है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आपका रमन एम्पलीफिकेशन का यूज किया गया था। अब आपको बिट रेट केवल फर्स्ट जनरेशन की और फिफ्थ जनरेशन की याद रखनी है। बिट रेट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की आपकी 45 MBps थी, 45 MB पर सेकेंड, 45 MB पर सेकेंड आपकी बिट रेट फर्स्ट जनरेशन के अंदर थी। और फिफ्थ जनरेशन की आपको याद रखनी है 40 GBS से लेके 160 GBS इसकी बिट रेट थी। फिफ्थ जनरेशन की जो आपकी बिट रेट थी वो थी 40 GBS से 160 GBS, और फर्स्ट जनरेशन के अंदर थी आपकी 45 MB पर सेकेंड इसकी यहाँ पर बिट रेट थी। ठीक है, तो ओनली आपको लिमिटेड में यहाँ पर लेकर आया हूँ, वैसे काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर ये 5 की 5 जनरेशन रहती हैं, बहुत ज़्यादा डाटा याद करना पड़ता है। ठीक है, तो हम केवल यहाँ पर बेसिक थ्योरी पढ़ने वाले हैं जितनी आगे काम आएगी, फालतू आप कूड़ा कचरा यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे और न ही टाइम वेस्ट करेंगे और न ही हमारे किसी वो काम का है। अब आ जाता है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल्स। फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका कोर। कोर को यहाँ पर कवर करता है क्लैडिंग। क्लैडिंग को कवर करता है आपका क्या होता है, बफर। बफर के ऊपर होता है आपका जैकेट। अब एक एक करके इन सारों का हम देखने वाले हैं कि किसका क्या क्या फंक्शन यहाँ पर रहता है। जो आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं वो 4 पार्ट्स के अंदर यहाँ पर बनी होती हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स मुख्य रूप से 4 भागों के अंदर बनी होती हैं, एक तो कोर, क्लैडिंग, बफर और जैकेट। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये कोर है आपकी। ठीक है, जो फाइबर यहाँ पर आपका होता है क्या, ऑप्टिक फाइबर। ऑप्टिक फाइबर को कवर करती है कोर को क्लैडिंग को यहाँ पर कवर करती है आपकी क्या, बफर, और बफर को कवर करती है यहाँ पर जैकेट जो होती है आपके सभी कंपोनेंट्स, जितने भी इनर साइड कंपोनेंट्स है सभी को कवर करती है। फटाफट से हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका कोर। तो कोर का आपको डायमीटर याद रखना है, इसका होता है डायमीटर 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद यहाँ पर रखना है। द कोर इज द इनर पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। जो कोर होता है वो सबसे इनर पार्ट होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर का। एंड इट इज द मीडियम विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट। यह वो मीडियम है जो अलाउड करता है लाइट को अपने अंदर से पास होने के लिए। ठीक है, कभी भी कोई भी लाइट ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रवेश करेगी तो कोर के अंदर से होकर ही गुजरेगी। ठीक है, द कोर रीजन हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द ऑप्टिकल फाइबर। जो कोर रीजन आपका होता है उसी के अंदर सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एज कंपैरिजन। तो कई बार कंपैरिजन पूछ जाता है कोर और क्लैडिंग के अंदर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो आपका कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये आपका इनर मोस्ट पार्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर का। जब भी कोई भी लाइट ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एंटर करेगी तो कोर के अंदर से ही एंटर करती है और इसका सबसे ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हिंदी वाले हिंदी में अपना पढ़ लेना, वैसे मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्लैडिंग। तो क्लैडिंग इज द सब्सटेंस दैट इज कवर ओवर द कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। पहले मैंने आपको बताया था ना कि कोर को जो कवर करती है, जो लेयर आपकी होती है वो होती है क्लैडिंग, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एज कंपेरिजन टू कोर वो कम होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एज कंपेरिजन टू कोर कम होता है। इसके बाद आती है आपकी बफर। तो बफर इज द मॉइस्चर सब्सटेंस। ये एक मॉइस्चर सब्सटेंस होता है जिसकी कोटिंग की जाती है किसके ऊपर, क्लैडिंग के ऊपर। ठीक है, बफर आपका एक मॉइस्चरस सब्सटेंस होता है जिसकी कोटिंग की जाती है आपकी क्लैडिंग के अंदर। ये क्यों की जाती है, ये आपको प्रोवाइड करवाती है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है किसको, ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर होता है और जो क्लैडिंग होती है उसको यहाँ पर बफर जो होता है आपका क्या करवाती है, फ्लेक्सिबल बनाता है। तो यह हो गया आपका बफर। नेक्स्ट आती है आपकी जैकेट। जैकेट आपकी आउटरमोस्ट सरफेस होती है ऑप्टिकल फाइबर की और ये एक्ट एज शील्ड की तरह एक्ट करती है, और जितने भी इनर मोस्ट पार्ट हो गया आपके, जैसे कोर हो गया, क्लैडिंग हो गया, बफर हो गया, इन सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम यहाँ पर कौन करती है, जैकेट। तो ये पार्ट्स आपके सारे हो गए किसके, ऑप्टिकल फाइबर के। ठीक है, तो ये आपको थ्योरी कर लेनी है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक के प्रकार। तो फाइबर cables are classified based on various factors like refractive index, material used and mode of propagation of light।
इनको अलग अलग श्रेणियों के अंदर विभाजित किया गया है अपवर्तनांक के आधार पर। ठीक है, मटेरियल्स जो मटेरियल्स यूज होते हैं उनके आधार पर। देखो किसी में रबड़ का यूज किया जाता है, किसी में प्लास्टिक का यूज किया जाता है। और मोड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रसार के तरीके से इनको अलग अलग श्रेणियों के अंदर यहाँ पर विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले आता है आपका टाइप्स ऑफ ऑप्टिक फाइबर बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक के आधार पर ऑप्टिक फाइबर के प्रकार। ये सारे प्रकार आपको देख लेने हैं, मैंने पहले आपको बताया था कि आगे चल के हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेप इंडेक्स फाइबर। सबसे पहले आता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर आपका स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो यहाँ पर जब आपकी म्यू वन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका, कोर का, और म्यू2 आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है क्लैडिंग का। यहाँ पर जब भी कोई लाइट रे एंटर करती है तो यहाँ पर क्या बनेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो उसी मीडियम के अंदर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट आपकी कर जाएगी। तो इसी टाइप से ये आगे इसके अंदर प्रोपोगेट करती है। ठीक है, और इसके अंदर जो लाइट के एंटर करने का टाइम होता है और प्रोपोगेट करने का टाइम होता है वो अलग अलग होता है। तो डेस्टिनेशन पर जो लाइट पहुंचती है वो अलग अलग टाइम पर पहुंचती है। ठीक है, लेकिन जो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होता है उसके अंदर जो लाइट पहुंचती है डेस्टिनेशन पर वो एक ही टाइम पर पहुंचती है। कैसे पहुंचती है वो आगे चल के हम यहाँ पर देखने वाले हैं। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल शार्पली डिक्रीज फ्रॉम द कोर टू द क्लैडिंग। जो आपका अपवर्तनांक होता है वो कोर से क्लैडिंग तक तेजी से यहाँ पर घटता है, और जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोर के ऊपर वो कांस्टेंट यहाँ पर रहता है। लेकिन कोर से जब क्लैडिंग की तरफ जाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो आपका कम यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका कांस्टेंट है, लेकिन जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोर से ले क्लैडिंग तक आपका धीरे धीरे यहाँ पर घटता रहता है। तो ये क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर वर्क करते हैं, तो इस टाइप से यहाँ पर जो आपकी लाइट है वो प्रोपोगेट करती है। यहाँ पर कोर के माध्यम से लाइट आपकी एंटर करेगी, फिर यहाँ पर आपकी टकराएगी, टकराने के बाद नॉर्मल के साथ ये उसी मीडियम के अंदर वापस उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसी टाइप से आगे यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती रहती है। और इनका जो डेस्टिनेशन का पॉइंट होता है वहाँ पर पहुँचने का वो टाइम इनका अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर एंगल्स जो हैं वो अलग अलग बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेप इंडेक्स फाइबर। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्या है, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द कोर एंड रेडिकली डिक्रीज फ्रॉम कोर टू क्लैडिंग। जो अपवर्तनांक होता है आपका कोर से कोर के केंद्र में अधिकतम होता है। ठीक है, वहां पर कांस्टेंट होता है स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर, लेकिन ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो केंद्र के अंदर अधिकतम होता है, और कोर से क्लैडिंग तक यह मौलिक रूप से घट जाता है। बस आपको इतनी ही बातें याद रखनी है, थोड़ा सा इसका आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, और ये जो वेव्स हैं ये आपकी इस टाइप से चलती हैं जो आप देख रहे हैं फिगर के अंदर। एक ही टाइम होता है इनका डेस्टिनेशन तक पहुंचने के अंदर, क्योंकि इनका जो एंगल होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन तक एक ही बार में पहुंचती हैं, लेकिन स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर जो लाइट्स हैं उनका एंगल्स अलग अलग होता है, तो उनका जो प्रोपोगेट करने का टाइम होता है वो भी अलग अलग होता है, इसीलिए वो डेस्टिनेशन तक अलग अलग टाइम पर पहुंचती हैं। तो ये सारा बेसिक हो गया, इतना ही आपको यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ ऑप्टिक फाइबर बेस्ड ऑन कोर मटेरियल। कोर सामग्री के आधार पर ऑप्टिक फाइबर के प्रकार यहाँ पर आपको देखेंगे। फर्स्ट आता है आपका प्लास्टिक ऑप्टिक फाइबर, और सेकंड आपका ग्लास फाइबर। तो प्लास्टिक ऑप्टिक फाइबर के अंदर किस कोर मटेरियल का यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए, पॉलीमिथाइल एक्रिलेट। एमसीक्यूज के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कौन सा कोर मटेरियल यूज होता है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट के लिए, तो ये होता है आपका पॉलीमिथाइल एक्रिलेट। सेकंड आता है आपका ग्लास फाइबर, तो ये किसके बने होते हैं, आपके फाइन ग्लास फाइबर के। ग्लास फाइबर आपके फाइन ग्लास यानी कि छोटे छोटे ग्लास फाइबर्स के यहाँ पर बने होते हैं। तो ये आपका टाइप्स थे ऑन द बेसिस ऑफ कोर मटेरियल। फर्स्ट टाइप हो गया आपका प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर, जो कि आपका बना होता है पॉलीमिथाइल एक्रिलेट का, और आपका सेकंड हो गया ग्लास फाइबर्स। अब आता है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ प्रोपोगेशन। प्रसार के तरीके के आधार पर वर्गीकरण आपका किया गया है ऑप्टिकल फाइबर का। तो यहाँ पर पहला आता है सिंगल मोड फाइबर।
सिंगल मोड फाइबर क्या होता है, इसके जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जो भी इसकी थ्योरी बनती है वो देख लेते हैं फटाफट से। द कोर डायमीटर और सिंगल मोड फाइबर इज स्मॉल, जो कोर का डायमीटर होता है सिंगल मोड फाइबर का वो काफ़ी स्मॉल होता है। द लाइट वेव कैन ट्रेवल ए लॉन्गर डिस्टेंस विद स्मॉल रिफ्रैक्शन, इसके अंदर जो लाइट वेव ट्रेवल करती है जो लॉन्ग डिस्टेंस पर, वो काफ़ी स्मॉल रिफ्रैक्शन के साथ ट्रेवल करती है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका ये बनेगा सिंगल मोड फाइबर के अंदर पॉइंट। ठीक है दोस्तों, एक ही बार में आपको ये सारा समझ में नहीं आने वाला है, या तो आप इसके नोट्स बनाइए या इस वीडियो को आप बार बार देख लीजिए। ठीक है, इजी टॉपिक है। ठीक है, वैसे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, लेकिन हम बेसिक टर्म यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बेसिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आपको ये इजीली याद हो जाएंगी। इतना ही आपको एग्जाम के अंदर याद करना है और इतना ही आपको मॉक टेस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो कोर मटेरियल होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, और इसके अंदर जो लाइट वेव ट्रैवल करती है वो स्मॉल रिफ्रैक्शन के अंदर ट्रैवल करती है। इन सिंगल मोड फाइबर द क्लैडिंग डायमीटर मस्ट बी एटलीस्ट 10 टाइम्स द कोर डायमीटर। ये आपको मॉक टेस्ट के अंदर देखने को मिलेगा कि जो सिंगल मोड फाइबर होता है उसके अंदर क्लैडिंग का डायमीटर एटलीस्ट 10 टाइम्स होता है कोर के डायमीटर से। तो दोनों ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स आपके लिए रहेंगे। सेकेंड आते हैं आपके मल्टी मोड फाइबर। मल्टी मोड फाइबर्स क्या हैं? द कोर डायमीटर और मल्टी मोड फाइबर इज लार्ज। सिंगल मोड फाइबर के अंदर जो कोर का डायमीटर था वो स्मॉल था, लेकिन यहाँ पर मल्टी मोड फाइबर के अंदर कोर का डायमीटर क्या है, ये क्या है आपका लार्ज है। नेक्स्ट, द लॉस ड्यूरिंग द लाइट ट्रेवल थ्रू इट्स कोर इज वेरी हाई, ऑल्सो इट इज़ प्रीफरेबल टू द ट्रांसफ़र फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस। जो आपके मल्टी मोड फाइबर्स हैं इनको प्रीफर किया जाता है कि शॉर्ट डिस्टेंस पर इनका यूज किया जाए, और इनके अंदर जो लॉस होता है आपका लाइट जब ट्रैवल होती है किसके अंदर से, कोर से, तो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मल्टी मोड फाइबर के अंदर कोर का डायमीटर कम होता है और इनको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए प्रीफर किया जाता है, और इनके अंदर जो लॉस होता है जब लाइट ट्रैवल होती है कोर के अंदर से, तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, सिंगल मोड फाइबर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर्स। इनका यूज किया जाता है पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर्स के अंदर, विच मेक्स देम एक्सपेंसिव। जो सिंगल मोड फाइबर्स होते हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पर रहते हैं। लेकिन अल्टरनेट टू डैम जो आपके हैं मल्टी मोड फाइबर विच इज कॉम्प्लेक्स बट एक्यूरेट, लेकिन ये जो आपके मल्टी मोड फाइबर्स हैं ये आपके थोड़े से कॉम्प्लेक्स जरूर होते हैं लेकिन ये एक्यूरेट रहते हैं। इसके कंपेयर के अंदर सिंगल मोड फाइबर आपके एक्सपेंसिव रहते हैं, लेकिन हम सिंगल मोड फाइबर्स का जनरली यूज में नहीं करते हैं। किसके अंदर, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का हम यूज में लाते हैं यहाँ पर मल्टी मोड फाइबर कम्युनिकेशन। ठीक है, मल्टी मोड फाइबर्स यहाँ पर यूज में लाए जाते हैं, और ये यहाँ पर बताया भी गया था आपको, ट्रांसफर करने के लिए इनको प्रीफर किया जाता है एक शॉर्ट डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। सिंगल मोड फाइबर्स आपके एक्सपेंसिव होते हैं एज कंपेरिजन टू मल्टी मोड फाइबर्स, और मल्टी मोड फाइबर्स जो होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स और एक्यूरेट होते हैं, और एज कंपेरिजन टू क्या बोलते हैं सिंगल मोड फाइबर्स, इनको यूज में लाया जाता है आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर। सिंगल मोड फाइबर्स का जनरली यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, जैसे FTTH हो गया, फिर आ गया आपका FTTC, फिर आ गया आपका FTTB। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। कम से कम आपको इसकी फुल फॉर्म तो याद ही होनी चाहिए। फाइबर टू होम, नेक्स्ट आपका फाइबर टू कर्ब, यहाँ पर जो सिग्नल है वो कर्ब में जाएगा, फिर बाद में उसको ट्रांसफर किया जाता है। ये आपका डायरेक्ट होम के अंदर जाता है, घर के अंदर। ये आपका नाम से स्पष्ट है, फाइबर्स टू बिल्डिंग, यहाँ पर जो सिग्नल है वो सीधा बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। तो देख लीजिए इसका क्या है, फाइबर टू होम FTTH या फाइबर टू प्रीमिसेस FTTP। ठीक है, तो इनकी फुल फॉर्म इनको याद रखनी है। सबसे तेज प्रकार के नेटवर्क हैं आपकी, ये जो मैंने आपको बताए हैं ये आपके ऑप्टिकल नेटवर्क हैं। यह घरों, अपार्टमेंटों और व्यवसायों से सीधा यहाँ पर कॉन्टैक्ट रखते हैं। ठीक है, सीधा आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट देखने को मिलेगा। फाइबर टू होम नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट है। नेक्स्ट आपका फाइबर टू कर्ब FTTC, ये आपका एक अनदर टाइप का ऑप्टिक नेटवर्क है, जो कि जिसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स जो सबसे पहले रीच करती है आपकी कर्ब के अंदर, और कर्ब के अंदर जाने के बाद वो दूसरे प्लेसेस पर सिग्नल को ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, और ये इसके अंदर आपके कॉपर केबल्स
सिग्नल्स को कैरी करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फाइबर टू बिल्डिंग। तो यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर आपके सिग्नल्स जाएंगे। इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क विच डिस्ट्रीब्यूट सिग्नल्स फॉर द ऑफिसेज एंड होम लोकेटेड इन द पर्टिकुलर लोकेशन। पर्टिकुलर लोकेशन पर जो आपके ऑफिसेज होते हैं, होम्स होते हैं, वहाँ पर इसको सिग्नल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आपका होता है फाइबर टू द बिल्डिंग का। ठीक है, तो ये ऑप्टिक नेटवर्क के कुछ टाइप्स थे जो हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिस पर आपका ऑप्टिक फाइबर यहाँ पर वर्क करता है। कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद इन ए मीडियम, उसी मीडियम के अंदर कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है, एज ए वाटर और ग्लास फ्रॉम द सराउंडिंग सरफेस बैक इनटू द मीडियम। ये आपका मान लीजिए ग्लास या वाटर कुछ भी लगा लीजिए, ये आपका नॉर्मल हो गया। जब कोई भी लाइट यहाँ पर इंसिडेंट करती है, ठीक है, ये होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इससे टकराने के बाद ये उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाती है। यही क्या होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसके अंदर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ग्रेटर होता है एज कंपैरिजन टू क्रिटिकल एंगल के, ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर ये लाइट गई, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और उसी एंगल के अंदर ये आपका क्या होगा, उसी मीडियम के अंदर लाइट जो आपकी रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब एक कोण बन जाता है 90 डिग्री का, उसी कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो ये आपको टर्म पता होनी चाहिए, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन जब ये आपकी नॉर्मल पर आपकी जो लाइट है वो पड़ती है तो वो थोड़ा सा बैंड कर जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल ये आपको पता होने चाहिए। ये देख लीजिए, बता भी चुका हूँ बाकी मैं। ठीक है, लाइट यहाँ से एंटर करती है, यहाँ पर आपका बनता है नॉर्मल। नॉर्मल बनने के बाद लाइट उसी मीडियम के अंदर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, और इस टाइप से यहाँ पर प्रोपेगेट करती है। ठीक है, यहाँ से लाइट आपकी एंटर करेगी और यहीं से आपकी लाइट आउट कर जाती है। पढ़ लीजिए, पढ़ना चाह रहे हो तो। इस आशय का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में कोर में प्रकाश को सीमित करने के लिए किया जाता है। किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। प्रकाश फाइबर कोर के माध्यम से यात्रा करता है और कोर और क्लैडिंग के बीच सीमा से आगे और पीछे उछलता रहता है। ये यहाँ पर देख रहे हो, ऐसे आगे पीछे ये होता रहता है। क्योंकि प्रकाश को क्रांतिक कोण से बड़े कोण से सीमा पर प्रसार करना होता है, तो आपका क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ग्रेटर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, तभी आपको क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एकमात्र प्रकाश जो निश्चित सीमा के भीतर फाइबर में प्रवेश करता है और फाइबर को लीक किए बिना नीचे की ओर यात्रा कर सकता है। तो ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म थी जो हमने देख ली है। अब जो भी टर्म्स यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर यूज में लाई जाती हैं, केवल आपको दोस्तों ये फॉर्मूलाज एक बार देख लेने हैं। ठीक है, कैसे इनका डेरिवेशन हुआ हमें उससे कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। पहले आता है आपका क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जो आपका कोर क्लैडिंग के इंटरफेस पर होता है, थीटा सी, वो क्या है, थीटा। तो इसको हमने यहाँ पर इसका देख लेना, क्या फार्मूला बनता है, कोस थीटा सी अंडर रूट μ1 का स्क्वायर। μ1 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका, कोर का। μ2 आपका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, क्लैडिंग का। तो μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर अपॉन μ1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा सी कोस इनवर्स अंडर रूट μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर अपॉन में μ1। तो यह क्या हो गया आपका क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल यानी कि स्वीकृति कोण, थीटा ए। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द एक्सिस ऑफ फाइबर इन द एयर for which all the incident light is totally reflected is known as acceptance angle। हवा में फाइबर की धुरी के साथ आपतन कोण का यह वह मान है जिसके लिए सभी आपतित प्रकाश पूरी तरह से परावर्तित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सेप्टेंस एंगल। और एक्सेप्टेंस एंगल का भी आपको देख लेना है। μ1 आपको पता है ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, μ2 आपका क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर थीटा ए आपको याद रख लेना है, साइन इनवर्स अंडर रूट μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर।
नेक्स्ट आता है आपका न्यूमेरिकल अपर्चर। ये आपका लाइट का कलेक्शन होता है, ठीक है। मॉक टेस्ट के अंदर लगाओगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। तो ये लाइट का कलेक्शन आपका होता है किसका, ऑप्टिकल फाइबर का, ठीक है। इसका भी आपको फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल अपर्चर का साइन आई अंडर रूट μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर। नेक्स्ट आता आपका फाइबर एटोन्यूएशन। तो इन प्रैक्टिस ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम ऑप्टिकल फाइबर। ए स्मॉल पार्ट जो होता है आपका लाइट एनर्जी का वो लॉस हो जाता है, यानी कि उसकी हानि हो जाती है ऑप्टिकल फाइबर से। और दिस रिडक्शन इन द लाइट एनर्जी इज कॉल्ड एज एटोन्यूएशन। एटोन्यूएशन क्या होता है, जो आपका लॉस होता है लाइट एनर्जी का उसी को क्या बोलते हैं हम, एटीन्यूएशन। और इसका जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस ए, यहाँ पर है माइनस ए अपॉन एक्स। आई क्या है यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन एंटर्स इन द फाइबर। आई जीरो क्या है यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज डिस्टेंस एक्स अलोंग विद फाइबर। जो आपकी इंटेंसिटी होती है लाइट की जो डिस्टेंस तक क्या करती है, ट्रैवल कर जाती है, उसे क्या बोलते हैं, आई जीरो। ए क्या है आपका, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या एटेन्यूएशन कांस्टेंट। फॉर्मूला देके आपसे पूछ सकता है ए इसके अंदर क्या है, आई जीरो क्या है, आई क्या है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको एक बार देख लेना, डेरिवेशन हम नहीं करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग क्या क्या है। तो फर्स्ट यूजेज आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग इज वन ऑफ द मेजर यूज ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड एट हायर बैंडविड्थ। सबसे बड़ा जो इसका यूज है, मेजर यूज है, वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग, जहां पर जो डाटा है वो ट्रांसमिट होता है आपका हायर बैंडविड्थ पर, ठीक है। फर्स्ट यूज इसका है। नेक्स्ट इसका यूज आपका किया जाता है स्पेस एंड मिलिट्री इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। अंडर सी यानी समुद्र के नीचे जो हम केबल जो आपके लगाई जाती हैं उनके अंदर आपका यूज किया जाता है। मेडिकल पर्पजेज के अंदर इसका यूज किया जाता है, जैसे हो गया MRI, एंडोस्कोपी, सर्जिकल माइक्रोस्कोपी। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर किस में से आपको पूछा जाए कि किस में ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है, तो आपको ऑप्शन में एंडोस्कोपी भी देखने को मिल सकता है, सर्जिकल माइक्रोस्कोपी भी, MRI स्कैन्स भी। तो यहाँ पर आपके ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज किया जाता है। दो इंपॉर्टेंट इसके यूजेज हैं जो आपको यहाँ पर देख लेने हैं। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट आपका फाइबर ऑप्टिक्स वाज इन्वेंटेड बाय नरेंद्र सिंह कपानी। ये आपके इंडियन साइंटिस्ट थे और ये क्वेश्चन आपका SSC CPO के अंदर पूछा गया था। जो फाइबर ऑप्टिक्स थी उसको इन्वेंट किया गया था नरेंद्र सिंह कपानी, जो आपके इंडियन साइंटिस्ट यहाँ पर थे। इसका अगर कोएक्शियल केबल के साथ कंपैरिजन किया जाए तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं इनकी हाई बैंडविड्थ होती है एज कंपैरिजन टू कोएक्शियल केबल। लो लॉस होता है इनके अंदर और सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कोएक्शियल केबल के कंपैरिजन में आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कौन सा इसका एक मेन एडवांटेज है एज कंपैरिजन टू कोएक्शियल केबल। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, हाई बैंडविड्थ, लो लॉस एंड मोर सिक्योरिटी। नेक्स्ट, in optical fiber the inner core is less dense than cladding। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो आपकी इनर कोर होती है, इनर कोर वो लेस डेंस होती है एज कंपैरिजन टू क्लैडिंग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेना एक बार। नेक्स्ट, इन फाइबर ऑप्टिक्स द सिग्नल सोर्स इज लाइट वेव्स। आप सभी को पता है, पूरा पढ़ चुके हैं हम। इनके अंदर जो सिग्नल सोर्स होता है आपका लाइट वेव्स रहता है, ठीक है। तो डिफरेंट माध्यम से आपका गुजरता है। सबसे पहले आता है आपका ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर से क्या होता है, लाइट सिग्नल्स आपके प्रोड्यूस और एनकोड होते हैं। ट्रांसमीटर्स के अंदर हम LED, लेजर, डायोड्स का यूज करते हैं। उसके बाद आपके आते हैं ऑप्टिकल फाइबर, फिर आता है आपका रिसीवर, रिसीवर के बाद ऑप्टिकल रीजनरेटर्स, और फिर वो डेस्टिनेशन तक वो लाइट सिग्नल्स आपका पहुंच जाता है। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ क्लैडिंग इज टू अवॉइड क्रॉस टॉक ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। क्लैडिंग का मकसद क्या होता है, ट्रांसमिशन के दौरान क्रॉस टॉक से बचना होता है यहाँ पर। नेक्स्ट, ऑप्टिकल रीजनरेटर इज रिक्वायर फॉर डेटा ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। बता चुका हूँ मैं आपको, लंबी दूरी पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए ऑप्टिकल रीजनरेटर की आवश्यकता होती है। फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा जाए किस फ्रीक्वेंसी पर फाइबर ऑप्टिक केबल्स को ऑपरेट किया जाता है, तो ये आपकी 800 टेराहर्ट्ज। फाइबर ऑप्टिक केबल को 800 टेराहर्ट्ज के करीब आवृत्ति पर काम करती है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल ट्रांसमीटर्स के अंदर कौन कौन क्या यूज होता है आपका, एक तो हो गया LED, एक हो गया आपका लेजर डायोड। नेक्स्ट, लाइट रेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइंस बट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर दे कैन मूव इन एनी टाइप ऑफ जिगजैग पाथ बिकॉज सक्सेसिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओकर्स एट रे मूव्स थ्रू द फाइबर।
जनरली जो आपकी लाइट रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइंस के अंदर मूव करती हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्योंकि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, बार बार होता है वो, तो उसके कारण जो आपकी लाइट है वो जिगजैग पाथ के अंदर यहाँ पर मूव करती है। ये पाथ हो सकता है, ये भी पाथ हो सकता है, ठीक है। तो जिगजैग पाथ के अंदर मूव करती हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से। सिलिका या ग्लास इज यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स दैट आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। इसका यूज़ इसीलिए किया जाता है कि ताकि इनको किसी भी केमिकल से यहाँ पर बचाया जा सके ऑप्टिकल फाइबर्स को। अब आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं एटेन्यूएशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, जो आपका स्ट्रेंथ होती है सिग्नल्स को, उनको इफेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। फर्स्ट आपका एब्जॉर्प्शन है, सेकंड आपका स्कैटरिंग, और थर्ड है आपका वेवगाइड इफेक्ट। वेवगाइड क्या होता है, जिस मीडियम के अंदर से लाइट यहाँ पर प्रोपोगेट करती है वो आपका वेवगाइड इफेक्ट होता है। तो ये तीन यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण यहाँ पर ऑप्टिकल पावर जो होती है फाइबर की वो यहाँ पर एटेन्यूएट होती है, यानी कि क्षीणन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी कंप्लीट हो जाती है पूरी थ्योरी, ठीक है। यही वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया था, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर आपने को अब भी समझ में नहीं आया है तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब आप इसके एमसीक्यूज लगाओगे फटाफट से आप उन एमसीक्यूज को सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो आपका आज यही वर्क है, आपको अच्छे से ये जो वीडियो के अंदर जो भी थ्योरी आपके साथ डिस्कस की गई है इसके नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद कल आप एमसीक्यूज लगाइए। ऐसे ही दोस्तों आप साइंस को इम्प्रूव यहाँ पर कर पाओगे, और ऐसे ऐसे टॉपिक से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। अभी तो और भी टॉपिक्स अच्छे अच्छे आने वाले हैं, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो सारे डिस्कस करेंगे आपके साथ। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम नंबर पर 9728275755 पर, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।